नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। सप्ताह भर में क्या कुछ हुआ है, किस तरह की राजनीतिक पैंतरेबाजी चली है, नेताओं ने किस तरह से बयानबाजी की है और किस तरह का राजनीतिक माहौल बना हुआ है, आगे किस तरह की राजनीतिक उठापटक होने वाली है, इन सबको समाहित करते हुए हमारा यह विशेष कार्यक्रम हम हर सप्ताह आपके समक्ष लेकर आते हैं, जो कि राजनीति को समर्पित है। हमारे यहां पर चल रही पॉलिटिकल जो उठापटक है, पॉलिटिकल जो पैंतरेबाजी है, उसको समर्पित है। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीति के चाणक्य, पूर्व मंत्री, राजनीति में 6 दशक का लगभग अनुभव रखने वाले चंद्रराजजीत सिंह भी। हमारा आपसे आग्रह है, राजनीति को समर्पित यह कार्यक्रम आप जरूर देखा कीजिए और हमें फीडबैक के बतौर कमेंट करके जरूर बताइए। जहां कहीं भी, जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप देख रहे हैं, वहां से हमें कमेंट करके आपकी राय से अवगत जरूर कराइए। ये जो कार्यक्रम है ये केवल और केवल एजुकेशन का है, एक तरह की जागरूकता के लिए हम लेकर आते हैं आपके पास, जिससे कि पता चल सके कि किस तरह की नब्ज इस वक्त राजनीति की चल रही है और किस तरह से हमारे यहां पर राजनीति करवट लेने वाली है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, आगे बढ़ते हैं और हमारे कार्यक्रम के होस्ट चंद्रराज जी का हम स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, नमस्कार। तो देश में इस वक्त सबसे बड़ी जो खबर है वो राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर है और राष्ट्रपति चुनाव के इस चुनाव में उम्मीदवारी जो है उसको लेकर खासी चर्चाएं हैं। एनडीए ने, भाजपा नीत एनडीए ने, जहां पर आदिवासी महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू को मैदान में खड़ा करके बाकी सभी राजनीतिक दलों को लगभग चुनाव से पहले चारू खाने चित कर दिया है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान के दौरे पर दोनों ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा, अभी हाल ही राजस्थान का दौरा करके गए हैं। इस दौरे में जो खास बात रही वो रही एक, जो यशवंत सिन्हा को लेकर हम कह सकते हैं, एक तो हमें आप ये बताइए कि यशवंत सिन्हा की जो दावेदारी है वो क्या अभी भी दावेदारी के बतौर देखी जा सकती है? ऐसे में जबकि ममता बनर्जी की पार्टी के यशवंत सिन्हा, जिनको कि ममता बनर्जी ने आगे करके खड़ा किया, और अब लगता ऐसा है कि ममता बनर्जी भी द्रौपदी मुर्मू के पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं और अकेली कांग्रेस अब यशवंत सिन्हा को लेकर घूम रही है। एक बात तो यह हमको आप बताइए कि आपका जो राजनीतिक अनुभव है उसमें यशवंत सिन्हा की अब तक दावेदारी को आप किस तरह से देखते हैं और यशवंत सिन्हा को दावेदारी अब रखनी चाहिए या कि क्या करना चाहिए? सुभाष जी, जिस दिन मुर्मू की घोषणा हुई और सामने यशवंत सिन्हा की घोषणा हुई, तब मैंने आपके चैनल पर यह कहा था कि राष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध होने की परंपरा बहुत अच्छी रहेगी। और मैंने यह भी कहा था कि यशवंत सिन्हा बुरी तरह से हारेंगे। और मैंने आगे यह भी कहा था कि यशवंत सिन्हा को स्वाभिमान बचाने के लिए, राष्ट्र पर अपना एहसान करने के लिए, कि देखिए मैं निर्विरोध राष्ट्रपति के चुनाव के हित में अपना नाम वापस लेता हूं, विड्रॉ कर लेना चाहिए था। तब आप सबने मेरी बात को कितना लिया गंभीरता से ये तो सोता जाने। लेकिन मैं निश्चित था कि मुर्मू जी के आने के बाद कोई प्रश्न ही नहीं था कि यशवंत सिन्हा मैदान में रहते। आप तो कहते हो ममता बनर्जी, भीतर के भीतर कांग्रेस भी रो रही है। कहीं कांग्रेस भी अपने आप को आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के लोगों के वोटों की हकदार मानती रही है। किया दिया कुछ नहीं। ये कहावत है, कांग्रेस ने किया लिया आदिवासियों के लिए, अभी तक कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस की ऐसी स्थिति है। अब आप बताओ सुभाष जी, जब कांग्रेस के पक्ष में भाग दौड़ने को तैयार नहीं, यह आए थे तो अशोक गहलोत ने कोई प्रमाण पत्र देके गए यशवंत सिन्हा कि मोदी जी आप अशोक गहलोत की बात सुना करो। इसका क्या मर्थ है? क्या अशोक गहलोत की सिफारिश करने के लिए आए थे या मुर्मू का चुनाव लड़ने के लिए आए? अभी भी 4 दिन बचे हैं। मैं राय दूंगा, यशवंत सिन्हा साहब अपनी इज्जत बचा लो, बुरी तरह से हारने वाले हो। अब आप गंभीर उम्मीदवार नहीं रहे हो, आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए और यह साबित कर देना चाहिए कि यशवंत सिन्हा सत्ता और कुर्सी का भूखा नहीं है। राष्ट्र हित के अंदर वो ये संघर्ष से अपना नाम वापस लेता है तो कांग्रेस की इज्जत बच जाएगी, ममता बनर्जी की इज्जत बच जाएगी, आपके समर्थकों की इज्जत बच जाएगी, वरना इज्जत नाम की चीज रहेगी नहीं।
क्योंकि इतने बड़े वोटों से आप और शिवसेना चली गई, कौन रहा बताइए आपके साथ। और ये बात मैंने फर्स्ट देखी इंटरव्यू में, आप ही के चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि यशवंत सिन्हा किसी भी हालत में एनडीए के उम्मीदवार के सामने टिक नहीं पाएंगे। ये उनके कर्तव्य के लिए, उनके चरित्र के लिए, उनका पद बनाए रखने के लिए, उनकी अपनी गरिमा के लिए अच्छा होगा अगर यशवंत सिन्हा चुनाव लड़े। आज मैं वापस आप ही के चैनल पर उस बात को रिपीट करता हूं। अभी तो 13 तारीख हुई है, 5 दिन बाकी है। सिन्हा साहब मैदान से हट जाइए, अपनी प्रतिष्ठा बचाइए। और जो आपके समर्थक है जो भीतर ही भीतर रो रहे हैं अब कि ये क्या हो गया, कैसे करें मुर्मू का विरोध, आदिवासी महिला का विरोध कैसे करें, इतने बड़े वोट बैंक को महाराज कैसे करें, मगर वो आपसे बन गए तो बन गए। अब उनको भी आप छुट्टा करो। आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो कांग्रेस की भी इज्जत बच जाएगी। आज अंदर ही अंदर सोनिया जी से जाके पूछो क्या वो प्रसन्न है इस चुनाव से, तब आपको असलियत का मालूम पड़ेगा। अशोक गहलोत का तो मैं कोई मत इसलिए नहीं करता है, कोई स्टेट लेवल पर अपना कुंबा बचाने में लगे हैं। वो साबित करना चाहते हैं कि आदि विधायक मेरे साथ है और इसके लिए यशवंत सिन्हा आए थे। इसमें अशोक गहलोत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन अशोक गहलोत को यशवंत सिन्हा यह कहकर गए हैं कि चिंता तुम करो, तुम्हारी सरकार जा सकती है। यह तो बात अलग है, ये राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित बात नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार रह सकती है, जा सकती है, इसका फैसला तो 200 विधायक भी नहीं कर सकते। इसका फैसला तो खाली माता जी कर सकती है, सोनिया जी इसका फैसला कर सकती है कि सरकार रहेगी या जाएगी। न तो सचिन कर सकता है, न विधायक कर सकते हैं, न या निर्दलीय समग्र बिगड़ जाए तो एक ऐसी स्थिति आ सकती है। पर ऐसी स्थिति मुझे आज लगती नहीं है। 3.5 साल तक जिन्होंने मालपुए खाए हैं, रसगुल्ले खाए हैं, इमरती बचाई है, वो लोग अब लास्ट में अशोक गहलोत को छोड़ दे, मुझे इसकी संभावना लगती नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट अशोक गहलोत के पक्ष में ये कि भाजपा चाहती है कि अशोक के नेतृत्व में चुनाव हो ताकि सचिन के बहुसंख्यक समर्थन की मार से बच जाए। भाजपा स्वयं चाहती है गहलोत बना रही चुनाव तक। मैंने यहां तक सुना है कि भाजपा के कुछ लोग तो भगवान से जाकर के मंदिर में प्रार्थना करता है, हे प्रभु अशोक जी को बचा के रखो, मुख्यमंत्री बनाए रखो ताकि हम 150 सीट ले आए और कांग्रेस 15-20 पे लुढ़क जाए। तो अशोक गहलोत की कोई समस्या नहीं है। समस्या तो यशवंत सिन्हा ने यह क्या कर दी कि मोदी जी गहलोत की बात सुनो, यानी साबित कर दिया कि मोदी जी गहलोत की बात नहीं सुनते हैं। ये उनको कहने की क्या जरूरत थी? क्या अशोक गहलोत की राजनीति यशवंत सिन्हा की सिफारिश पर निर्भर करती है? यशवंत सिन्हा जी आपकी बात ही नहीं सुनी मोदी ने तो आपकी सिफारिश नहीं किया होगा। आप ही नहीं सुना सके मोदी को अपने मन की बात, तो अशोक गहलोत आपके कहने पर अशोक गहलोत की बात कैसे सुना दोगे? ये चुनाव हो जाएगा, 18 तारीख का दिन होगा, 19 तारीख को जब रिजल्ट आएगा पूरे देश में खुशियां होगी, आदिवासी जय जयकार करेंगे, जो विरोध में गए वो हाहाकार करेंगे और देखते ही देखते भारत के राष्ट्रपति भवन में मुर्मू आराम से बैठ जाएगी और राष्ट्रपति बनेगी और आदिवासियों को लगेगा कि अब हमारे भी मुंह में बाल बहुत है, हम भी कमजोर नहीं है, हमारी भी सुनी जाती है, हमारी इज्जत है, हमारी प्रतिष्ठा है। और वो ये भी कहेंगे कि जो कांग्रेस ने 70 वर्ष में हमारे लिए नहीं किया वो भाजपा ने कर दिया। कितना बड़ा आशीर्वाद मोदी को मिलेगा, कितना बड़ा समर्थन मोदी को मिलेगा, कितनी बड़ी प्रशंसा मोदी को मिलेगी, कितना बड़ा समाज मोदी से जुड़ेगा। जब मोदी से जुड़ेगा तो भाजपा से जुड़ जाएगा। मैं तो सबसे ज्यादा पसंद करता हूं कि अपने आप को बीटीपी कहने वाले बनिया ब्राह्मण और ठाकुरों की पार्टी ने एक आदिवासी महिला को स्वीकार किया और भारत की सबसे बड़ी श्रेष्ठतम संगठन एनजीओ राष्ट्र स्वयं सेवक ने उसे स्वीकार किया। आरएसएस ने जो ये त्याग किया, जो स्वीकृति दी है, आरएसएस बधाई की पात्र है। और मैं रोज कहता हूं, लोग कहते हैं भाजपा में लड़ाई है, तो क्या ये लड़ाई है? भाजपा के पास आरएसएस नाम का फेविकॉल है और वो उसने सब कुछ चिपका कर रखा हुआ है। भाजपा के आदमी कहीं भी हो, कैसे भी हो, लड़ भी ले, झगड़ भी ले, चाहे ना चाहे, पसंद करे ना पसंद करे, और जब आरएसएस उनको एक करती है तो एकदम मजबूत हो जाते हैं। इसलिए भाजपा की आड़ में आरएसएस की ताकत को ज्यादा मानता हूं। जब तक ये मुर्मू के मामले में यही हुआ, आरएसएस स्वीकृति दी। एक आरएसएस कार्यकर्ता ने नहीं किया कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर लाओ, एक ने नहीं कहा कि हिंदूवादी लाओ, एक ने कहा हिंदुत्व वाला लाओ। मोदी जी ने फैसला किया, आदिवासी महिला को लाए। जितनी तालियां औरों ने बजाई उससे ज्यादा संघ ने बजा ली। ये होती है पार्टियां
ये होती है निर्णय और ये होते हैं फैसले। राइट। आपने भाजपा में जो कुछ लड़ाई झगड़ाई की बात करी, हम आएंगे उस पॉइंट के ऊपर, लेकिन उससे पहले यशवंत सिन्हा के मामले में जब आप ये कहते हैं कि मोदी जी से उन्होंने सिफारिश की है, अब ये बात अलग है कि मोदी जी के और उनके आपने भी इशारा कर ही दिया है, लेकिन एक बात बार बार यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि यदि मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो CAA NRC जो मामले हैं इनको मैं वापस कर दूंगा। अब ऐसे में क्या यशवंत सिन्हा के बारे में जो लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद मोदी सरकार को डिसॉल्व भी कर दोगे क्या आप? साहब ये तो ऐसी बात है कि मैं अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं तो मैं कह दूंगा कि भारत की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर है। ऐसे मूर्खतापूर्ण घोषणा का मतलब क्या है? आप जानते हो, नहीं पहुंचे हो, राष्ट्रपति के बाउंड्री में नहीं पहुंचे हो, राष्ट्रपति के उद्यान में नहीं पहुंचे हो, राष्ट्रपति भवन में पहुंचेगी तो बात अलग है, राष्ट्रपति गेट पर नहीं पहुंचे हो। अरे इंडिया गेट से घुस भी नहीं पाओगे। क्या ऐसी कल्पना करते हैं? कहने से क्या मैं आ गया तो ये कर दूंगा, बुआ जी के मुँचे होती तो काका जी हो जाते। ये मारवाड़ की मसूलका होता है, न तो बुआ के मुँचे होती है न बुआ काका बनती है। ऐसी बातों को कह करके यशवंत सिन्हा अपने व्यक्तित्व का ह्रास कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, बहुत इंटेलिजेंट, समझदार, आदमी, आर्थिक नीति को जानने वाले व्यक्ति हैं यशवंत सिन्हा, अच्छे वित्त मंत्री रहे देश। मैं उनसे कहूंगा आज भी 5 दिन का टाइम है, 100 घंटे पड़े हैं, घोषणा कर दो कि राष्ट्र के हित में मैं निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए अपना नाम वापस लेता हूं, चुनाव नहीं लड़ना चाहता। देखिए आपकी क्या जय जयकार होती है, क्या आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। पर हम तो राय दे सकते हैं, फैसला तो उनको ही करना है। ठीक कह रहे हैं आप। और आर्थिक मामलों में भी बड़ी सलाह देते घूम रहे हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कह रहे हैं कि सोना गिरवी इन्हीं के वित्त मंत्रित्व काल में गिरवी रखा गया था सोना देश का, लेकिन हम उस पर नहीं पड़ना चाहते। एक बात जरूर हम हमारे व्यूअर्स को भी और आपसे भी इस बारे में कमेंट लेना चाहेंगे कि राष्ट्रपति का जो पद है ये गरिमामय पद है भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। ये डायरेक्ट पॉलिटिक्स वाला पद नहीं है, लेकिन जिस तरह की भाषा यशवंत सिन्हा इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं वहां पहुंच गया तो ये फैसले कर दूंगा, वो फैसले कर दूंगा। अरे भाई, कैबिनेट करती है फैसले भारत में, प्रेसिडेंट नहीं करता है। तो आप पहुंचोगे ही नहीं तो क्यों कल्पना करते हो? नहीं, वैसे भी आप पहुंच भी जाओगे। ये बताओ, जो वो जानते हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं, वो बात आपकी सही है। कुछ भी तो इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। इस बात का क्या है? जो चीज होनी ही नहीं है, असंभव बात को संभव बनाना, इसको क्या बुद्धिमानी कहोगे आप? कल को मैंने आपसे क्या सपोज करिए, कल तो आप वो ये कह दें कि मैं तो साहब लंका जाता तो राजपक्षे को बचा लेता, इसका क्या अर्थ होता है? जो चीज हो रही नहीं है, संभव नहीं है, होगी नहीं, उस पर क्यों विचार करते हैं? यशवंत सिन्हा जी, आप जानते हो कि इतनी उम्र के आदमी हैं, भी नहीं लाओगे, बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। जब द्रौपदी मुर्मू का लगभग जन्म हुआ होगा तब ये IAS बन चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुभाष जी, आप तो हमारे मुंह की बात छीनने के आदी हो गए हो। जो बात मेरे दिल में होती है वो आपके जबान पर आ जाती है। क्या आप ये राय नहीं दोगे सिन्हा साहब को? सिन्हा साहब, बिराज जाओ, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन के रह गए, यही बहुत है। क्योंकि आपके 20% वोट भी नहीं आएंगे, 80% वोट मुर्मू रहेगी, 70 से 80% वोट नहीं। फिर ये सीनियर आदमी को सर ऐसा है, मेरी गलत नहीं होती है, आप हिसाब लगा लेना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सर ऐसा है कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं। आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अव्वल तो डायरेक्ट चुनाव नहीं है। दूसरी बात, हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो इतिहास है, हमारा जो हिस्ट्री है, जिस तरह की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने अपनाई है, उसमें राष्ट्रपति का पद आप जानते हैं, आप चूंकि सीनियर व्यक्ति हैं, आप कोई अनजान आदमी तो है नहीं, इसी सिस्टम के आदमी है। राष्ट्रपति का पद गौरव, महिमा, गरिमा, सम्मान, और राष्ट्रपति का पद भारत के स्वाभिमान को प्रतिनिधित्व करने वाला पद है। राजनीति का उससे कोई मतलब नहीं। yes. राष्ट्रपति को किसी की पार्टी पद का, ये हो रहा है, संवैधानिक पद का राष्ट्र के सबसे बड़ा पद है, उसको तो निष्पक्ष होना चाहिए। yes. आप ये बात क्या साबित कर रहे हो कि आप निष्पक्ष नहीं रहोगे? क्या साबित करोगे? आप नीति में परिवर्तन करोगे? आपके पास जब कोई मामला आएगा तब आप फैसला करोगी। फैसला लोकसभा करती है, आपको ठप्पा लगाना पड़ता है खाली। तो आप ये बताओ, उन्होंने एक बार ये भी बात कही थी अभी कि मैं यस मैन राष्ट्रपति नहीं बनूंगा, तो क्या नो मैन राष्ट्रपति बनोगे? राष्ट्रपति क्या करेगा यार? ये पार्लियामेंट है, संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, सरकार है, मंत्रिमंडल है, सारे लोग
फैसला करके आपके पास जो भेजेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा एक चीज को 2 बार लौटा सकते हो, फिर क्या करोगे? क्या करोगे आप? मानना तो पड़ेगा। मैं बहुत दुखी हूं सिन्हा साहब, आपके दुस्साहसपूर्ण चुनाव के प्रति मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप कहेंगे मैं आपका शत्रु नहीं हूं, मैं तो आपका प्रशंसक भी रहा हूं कोई जमाने में, मगर साहब ये पॉसिबल नहीं है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैं कूद जाऊंगा तो नीचे बावड़ी की गहराई 700 फुट है, बचूंगा नहीं, फिर भी आपको जंप लगाओगे तो लगा लो, आपकी मर्जी है, किसी को क्या एतराज हो सकता है। पर आपने कांग्रेस को बहुत बुरी गति में डाल दिया है। सोनिया जी और कांग्रेस के अधिकांश लोग जानते हैं कि मुर्मू जीतेगी और मुर्मू को जितने का राजनीतिक लाभ होता है, मगर आपने कांग्रेस को और ममता जी को ऐसे दुविधा के चक्र में डाल दिया। ममता जी शायद निकल भी जाएं, पर अब कांग्रेस का निकलना मुश्किल नहीं है। अब राजस्थान जैसी एक आध स्टेट में आप ले आओ थोड़े बहुत वोट, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे व्यूअर्स को एक बात बता देना चाहते हैं हम कि हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें राष्ट्रपति इस तरह की भाषणबाजी नहीं किया करते हैं। किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, राष्ट्रपति को निष्पक्ष होना होता है, कैबिनेट के फैसलों को मानना पड़ता है और संसद का सत्र आहूत करना होता है। ये उनकी ड्यूटीज में है। और यदि राष्ट्रपति इस तरह की भाषणबाजी करते हैं, राजनीतिक भाषण देते हैं और कल को ये सपोज करिए कि इस तरह का कोई राष्ट्रपति बन जाता है, तो क्या भारत प्रेसिडेंशियल मॉडल के ऊपर जाएगा? क्या भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? क्या भारत राष्ट्रपति के डायरेक्ट अधीन आ जाएगा? ये इस तरह की बातें हैं जो समझने लायक हैं। राष्ट्रपति अगर राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे तो ये तो ऐसी स्थिति हो गई है कि राज्यपाल स्टेट में हस्तक्षेप करेंगे। हाँ इसका कोई अर्थ ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। ये कौन सी बात होती है? तो इतना बड़ा पद है, इतना बड़ा पद है, जब 26 जनवरी को राष्ट्रपति सलामी लेते हैं तब मालूम पड़ता है कि राष्ट्रपति क्या है। सिन्हा साहब, आपने हिम्मत की है, ऐसी समझ राजस्थान के भी किसी ने की थी तो मैंने उनको भी पत्र लिखा था कि हार तय है, माने नहीं, हारना पड़ा ना। मैं तो देखो सच बात कहे बिना रह ही नहीं सकता, आदत से लाचार आदमी हूं मैं, तो मैं यही कहता हूं। और उनका तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, वो तो बहुत बड़े नेता थे, वो तो पूरे राजपूत समाज के सिरमौर थे, उपराष्ट्रपति रह चुके थे, भी आता है, उपराष्ट्रपति रह चुके थे, उनके सम्मान में कहां कमी थी। और उनसे बड़ा व्यक्तित्व आपका नहीं है राजनीति के अंदर। आप तो एक नौकरी पेशा आदमी नियुक्ति के द्वारा राजनीति में आए हो, वो तो सतर्क राजनीति के थे, अपनी ताकत पर चुनाव जीतते थे, सरकारें बनाते थे, सरकार बिगाड़ते थे, उनको भी मार खानी पड़ी। तो आपको अब भी मैं कहता हूं, मैं भगवान के लिए 48 घंटे का समय आपको और देना चाहता हूं, और मुझे पक्का विश्वास है कि आप अपना निर्णय चुनाव के पहले बदल दोगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं आप, इस तरह की भाषा में बात कर रहे हैं। भारत को किस तरफ धकेलना चाहते हैं और किस तरह की नीतियां आप लेकर आएंगे? फिर यदि बन भी जाएं इस तरह के व्यक्ति तो कहां ले जाएंगे भारत को? डिक्टेटरशिप में ले जाना चाहते हैं आप? यहाँ तो राज्यों में मतलब ही नहीं, हाँ कोई मतलब ही नहीं है, मतलब नहीं है। दूसरी बात, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का भी सर्वोच्च पद है। आप गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं। बोलना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए। है कि हर स्टेट के अंदर गए यशवंत सिन्हा, जो सवाल अब मैंने आज पूछे हैं, जो आज सवाल आप पूछ रहे हो, वो किसी भी आदमी ने क्यों नहीं पूछे? क्या लोकतंत्र में बुद्धिमानी मर गई? ये सवाल तो हर विधायक को पूछना चाहिए था कि आप क्यों लड़ रहे हैं, आप कैसे जीतोगे? कोई चांस है? किसी ने पूछा? यस यस यस, ये यशमैनशिप भारत की राजनीति को लेकर डूब रही है, चाहे वो पार्टियों में हो, चाहे सरकार में हो, चाहे कहीं भी हो। मान लीजिए एक लाइन बोली, आप पता लगा लो, कांग्रेस लोग खुद इसकी उम्मीदवारी से संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात, मान लीजिए कि आप चुनाव में खड़े हैं और कोई पार्टी आपको, कोई दल आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यह बात आपसे पूछने लायक है कि महाराज आप ये जो बयान दे रहे हैं, इनका राष्ट्रपति पद के लिए किस तरह का अर्थ निकलेगा, ये तो बता दीजिए पहले। कहां ले जाना चाहते हैं आप? नहीं सुभाष जी, वो प्रश्न मैं तब पूछता जब मुझे 1% भी डाउट हो जाएगी जीतेंगे, जो 0% जीतने का चांस है, तो ये सवाल क्यों पूछूं? इस सवाल का कोई अर्थ नहीं। सवाल आपका वाजिब है, सवाल आपका वाजिब है, पूछना भी चाहिए। पर यशवंत सिन्हा साहब खुद जानते हैं ये लोग पॉपुलैरिटी और प्रेस मीडिया की लोकलिटी के अलावा उनको इस चुनाव में कुछ नहीं मिलना है। तो देश की और मित्रों को खो देंगे, देश की सबसे बड़ी ममता को खो देंगे, कांग्रेस को भी खो देंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। आप देखिए जरा, देश की बड़ी विडंबना देखिए
कि देश की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस के बैनर के ऊपर, कांग्रेस की नाव में बैठकर इस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं। देश की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस के बैनर के नीचे बैठकर इस तरह की बयानबाजी करना, बचकानी बातें करना, राष्ट्रपति शासन की तरफ एक तरह का इशारा करना कि मैं ऐसा बन गया तो ऐसा कर दूंगा, तो कांग्रेस को नहीं सोचना चाहिए। अब आपसे सुभाष जी, कांग्रेस सबसे पुरानी, सबसे प्रतिष्ठित, इतिहास की निर्माता, भारत की जान रही, भारत को आजादी दिलाने वाली, देश का निर्माण करने वाली, नेहरू ने राष्ट्र का निर्माण कर दिया, लाल बहादुर ने स्वच्छता का वरदान दे दिया, इंदिरा गांधी ने अणु विस्फोट से लेके कितने कितने काम अटल जी के वक्त में हो गए, इंदिरा गांधी ने जो किया, बांग्लादेश बनवा दिया, उस पार्टी का समर्थन लेकर के आपको ऐसी बात नहीं करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से सुभाष जी, आपकी राय का यशवंत सिन्हा कुछ तो अनुसरण करेंगे, लेकिन वही बात है, सीख भाई को दीजिए जाको सीख सुहाए, और सीख बांदर को दीजिए तो घर बया का जाए, उसका कोई इलाज नहीं है। ये जो कन्वेंसिंग में लगे हुए हैं यशवंत सिन्हा के साथ, इन लोगों को कान में कहना चाहिए कि महाराज इस तरह की बयानबाजी मत करो। भारत देश में लोकतांत्रिक हमारा एक अलग सेटअप है, हमको अमेरिका नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव होता है, उसकी तरफ आप आ रहे हो, इस तरह से बातें कर रहे हो यहाँ पर। तो चलिए खैर, वो जाने और उनकी पार्टियां जाने, लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है जो इस वक्त देश में काफी लोग बात कर रहे हैं कि शरद पवार जो है वो राजनीतिक चातुर्य खेल गए इस मामले में। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ममता बनर्जी ने पहले शरद पवार को ऑफर किया था कि आप विपक्षी धड़े की तरफ से राष्ट्रपति के लिए खड़े हो जाइए, लेकिन शरद पवार को संभवतः राजनीति का अनुभव तो बहुत जबरदस्त है ही है, वो यशवंत सिन्हा तो है नहीं, वो तो सीधे ग्राउंड से पॉलिटिक्स करते हुए आ रहे हैं, उनको पता था। उन्होंने ये राय देकर ममता बनर्जी को भी और बाकी जो इनके साथ लगे हुए जो दल है उनको भी एक्सपोज कर दिया है। यह शरद पवार की राजनीतिक चातुर्यता का खेल है। और ये क्या बुराई है? अपनी इज्जत और दाव से बचना, शतरंज का मोहरा न बनना, ये गुण अगर शरद पवार में नहीं है तो हिंदुस्तान में किसमें है? शरद पवार बहुत ही गंभीर घुटे हुए राजनीतिज्ञ है, उन्होंने राजनीति की कई मैथमेटिक्स बनाई और बिगाड़ी है, वो भी राजनीति शतरंज के खिलाड़ी है, वो कोई प्यादी नहीं है, वो कोई ऊंट नहीं है, वो वजीर और बादशाह में से एक पति हकदार है। बहुत बुद्धिमानी के साथ शरद जी ने अपने गले में पहनाए हुए नाक को उठा करके यशवंत सिन्हा के गले में डाल दिया, यह उनमें गुण। और वरना आज उनकी मजाक भी होती, हो सकता है शरद पवार होते तो 2% 5% वोट बढ़ जाते, मगर जीत तो वो भी नहीं सकते थे। उन्होंने पहले ही देख लिया कि आदिवासी समाज जो एडिशनल हिंदुस्तान का बहुत बड़ा समाज है, वो भाजपा की गोद में बैठ गया। बहुत बुद्धिमानी का काम किया। और शरद जी तो शरद पवार तो बुद्धिमानी ये काम के मास्टर हैं, वो करते ही है। अभी इतना झगड़ा हुआ, महाराष्ट्र में इतनी उठापटक हुई, सरकारें बदल दी, शरद जी के स्टेटमेंट आएगी या कोई उल्टे सीधे? शरद जी जानते हैं किस चाल का कैसे जवाब दिया जाए। तो उन्होंने देख लिया कि एक कहावत भी है कि कई बार क्या होता है कि मुंह खोलने से खामोशी ज्यादा अच्छी होती है। शरद जी खामोशी के मास्टर हैं। जिस प्रकार के मास्टर नरसिम्हा राव थे, नरसिम्हा राव जवाब नहीं देते थे, मुस्कुरा कर चुप रहते थे और समस्या का निदान हो जाता था। शरद जी ने यही किया, कोई गलत काम नहीं किया। आप एक सही कहा सुभाष जी। हाँ, तो अब आ जाते हैं एक बार वापस से राजस्थान की तरफ। और द्रौपदी मुर्मू जब राजस्थान के जनप्रतिनिधियों से मिलने यहां आई थी, उस वक्त एक घटना चक्र को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने एक इंक्वायरी बैठाई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के और राजेंद्र राठौड़ के बीच में कोई कहासुनी हुई बताई उस दिन वहां पर, उस कार्यक्रम के दौरान। उसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत को यह काम सौंपा गया है, जो मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, उनको यह काम सौंपा गया है कि क्या कुछ हुआ था, क्या घटना चक्र हुआ, इसकी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को पेश की जाए। क्या मसला हुआ था, आपकी जानकारी में आया कुछ? ये देखिए, आपको मैं एक बात कहूं, जहां तक राजनीतिक कद का प्रश्न है, किरोड़ी लाल मीणा के कंधे के बराबर ही गजेंद्र सिंह शेखावत का कद नहीं है। राजेंद्र का तो पता ही नहीं लगता है। किरोड़ी लाल मीणा एकमात्र आदमी है जिसने अपने दमखम से भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पर, चौराहों पर, मैदान में, जंगल में, गांवों में, कस्बों में जिंदा रखा है। वो बहुत बड़ा नेता है। अगर उसकी राजेंद्र राठौड़ से कोई तकरार हुई है तो मैं किरोड़ी जी आपको अप्रिशिएट नहीं करता हूं। आपका लेवल ही नहीं था कि उससे बात करते आप।
आप किरोड़ीलाल मीणा हो, भूल जाते हो बार बार, आपको भूलना नहीं चाहिए। राजेंद्र अपनी जगह है, किरोड़ीलाल मीणा अपनी जगह है, और गजेंद्र इन दोनों की लड़ाई का अंदर एक एम्पायर बन के इंक्वायरी करेगा। ये तो और भी दयनीय स्थिति है। किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ इंक्वायरी करने की ताकत अगर किसी के अंदर राजस्थान में है, तो मेरे जहां तक ख्याल से ऐसा आज की तारीख में कोई नेता राजस्थान बीजेपी में जिंदा नहीं है। वसुंधरा भी नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। किरोड़ी इज ए सोल्जर, सोल्जर एट आर्म। किरोड़ी इज ए लॉइन ऑफ पॉलिटिक्स। उसके अगर किसी से तकरार हो गई है, तो जिससे तकरार नहीं उनको भाग्यवान मानना चाहिए कि उससे बात तो की किरोड़ी ने। किरोड़ी ने तकरार करके उसका महत्व बढ़ा दिया, क्योंकि किरोड़ी से इग्नोर करता तो भी आज राजस्थान के करोड़ों लोग, लाखों लोग किरोड़ी के समर्थक किरोड़ी के साथ हैं। इसलिए किरोड़ी जी, आपने इस तकरार में भाग लेकर राजेंद्र राठौड़ का महत्व बढ़ा दिया है। मैं इसके अलावा आपकी इस तकरार का कोई निष्कर्ष आप नहीं। राजनीति को अच्छे से बारीकी से जानते हैं और अंदरूनी जो भाषा है उसको भी समझते हैं, बहुत लंबा अनुभव है आपको। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नूरा कुश्ती हो और इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत और एक तरफ राजेंद्र राठौड़ राजपूतों की पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा? नहीं, ऐसा नहीं। किरोड़ी राजपूत और मीणों की राजनीति का पार्ट नहीं है। किरोड़ी अगर राजपूतों की मीणों की पार्टी का पार्ट है तो फिर आप कह सकते हो, मगर नहीं। गजेंद्र सिंह शेखावत जानता है कि उसको चीफ मिनिस्ट्री का वो मेकअप करके बैठे हैं, पूरा फेशियल करके बैठे हैं, पूरा वो क्रीम लगा के बैठे हैं चेहरे पर। तो वो ऐसे पागल थोड़ी है जो एक जाति का नेतृत्व करेंगे। वो तो चाहेगा कि ऐसा मौका मिले कि गैर राजपूतों को अनुव्रत करने का उसको अवसर मिले। 36 कौम का नेता बने बिना कोई नहीं बनता है मुख्यमंत्री। वसुंधरा का भी यही था। जब वो आई पहला भाषण लिखा, मैंने वो भाषण उनको लिखवाया था। ये बोली, मैं गुजर की सासू हूं, मैं गुजर की सासू हूं, राजपूत की बेटी हूं और जाटों में मेरा घनिष्ठतम संबंध है, राजपूत की पत्नी हूं। तब जाकर के वो स्वीकार हुई। तो आप गजेंद्र शेखावत को इतना कम बुद्धि वाला मत मानो कि वो जातिवाद पर जाएगा। वो न्याय करेगा, किरोड़ी को भी ऑब्लाइज करेगा, राजेंद्र को भी करेगा। उसके हाथ में तो दो चीजें आ गई, कभी बायां हाथ उठाएगा, कभी दाहिना हाथ उठाएगा, दोनों को ऊपर नीचे कूदाएगा। इसलिए मैं इस बात को नहीं, इस इंक्वायरी का अर्थ ही नहीं है। भाजपा को इस लड़ाई को गंभीरता से लेना नहीं चाहिए था, भाजपा को इसको इग्नोर करना चाहिए था। कहीं की इंक्वायरी, कैसी इंक्वायरी, ये तो मीडिया में दोनों का नाम उछलेगा और कुछ भी नहीं होगा। किरोड़ी के व्यक्तित्व को सजा देने का या उससे अपराधी या गलत ठहराने का हक गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे एक डजन आ जाए तो उनको भी नहीं है। किरोड़ी इतना बड़ा जननेता है। राइट। तो ये बात रही भाजपा की, भाजपा के अंतर्द्वंद की। अब राजस्थान के कांग्रेस में क्या हालचाल है, वहां पर भी कोई अंतर्द्वंद है या सब कुछ ठीक है? देखिए, कांग्रेस का तो यह हाल है कि अभी किसी ने एक बार सतीश पूनिया ने कहा था कि मिनी बस में आए इतने विधायक जीतेंगे, तो मैंने ऐतराज कहा था मिनी बस की तो बात गलत है, पर हाँ ये छोटी मोटी जो बड़ी बसें आती है उसके लायक से ज्यादा आदमी नहीं आएंगे। जब चीज के अंदर हारी तय है, जो जसवंत सिन्हा की राष्ट्रपति में निर्णय होने वाला वो कांग्रेस है, चुनाव में होने वाला है, तो उल्टा पलट का मतलब क्या है? भीड़ का तंत्र जहां तक लेते हो तो लोकप्रियता के मामले में तो सचिन पायलट कांग्रेस के सारे नेताओं को एक तरफ कर दो तो भी बारी है। और गंगानगर जाता 50,000 आते हैं, गंगापुर जाता 30,000 आते हैं, टॉक में जाता 40,000 आते हैं, अजमेर में जाता 20,000 आते हैं, जोधपुर जाता 1,000 गाड़ियां ले जाता है। उसकी वैल्यू जीरो कर दी। अपनी पसंद और नापसंद के इस गंदे शौक के कारण आला कमान ने कांग्रेस को मार दिया और कांग्रेस मरती जा रही है। अगर सचिन पायलट को मत तो नहीं मिला, उसके साथ न्याय नहीं हुआ, तो लोग तो कहते हैं कि मिनी बस में पूनिया की बात सही हो जाएगी। लेकिन अगर अशोक गहलोत तो सचिन मिलकर चुनाव लड़े और सचिन के चेहरे को उठाया जाए, कांग्रेस पीछे से राजनीति करे, जोड़ तोड़ करे, विधायकों को बटाए, ये सब जीतने के बाद के काम है, जीतने के पहले का नहीं है। तो शायद कांग्रेस मैदान में आ जाए, मगर ऐसा संभव नहीं है। जिस प्रकार ममता बनर्जी ने एन में आकर के यशवंत सिन्हा का साथ छोड़ा, ऐसे मैं कहता हूं कांग्रेस के स्वयं विधायक आधे से ज्यादा चुनाव तक कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। क्योंकि मैं निर्दलीय मंच बढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास आते हैं लोग, मेरे पास इतने लोग आते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते।
वो तो कहता दोनों पार्टियों से पीढ़ी छूटाओ यार, हमको निर्दलीय लड़ाओ। अब मेरा तो कोई रोल नहीं, मेरा फेस भी नहीं, मैं मुख्यमंत्री या कोई पद का दावेदार नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूं, मगर मैं हंस मुस्कुरा की बात करता हूं और मैं उनके दिल की बात को टटोल कर जानता हूं। तो लगता है मुझे कि कांग्रेस में भयंकर फूट है। भाजपा की फूट को तो मैं फूट ही मानता हूं, मगर वो फूट की वैल्यू इसलिए नहीं है, मैंने फिर कहा फेरिकॉल है, आरएसएस वो फूट को फूटने नहीं देता है। कांग्रेस में ऐसा कोई फेरिकॉल नहीं है। सोनिया गांधी का प्रभाव पहले के मुकाबले 10% रह गया है, क्योंकि वो भी निर्भर है लोगों पर पार्टी चलाने के लिए, एआईसीसी चलाने के लिए। तो सोनिया कमजोर है। जब आला कमानी कमजोर है तो आप उससे बार बार क्यों पूछते हैं फूट होगी कि नहीं होगी? वो तो अभी देखो तो सही, इब्तदा इश्क है, होता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। कितने कांग्रेस से लड़ेंगे छोड़ छोड़ के, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। राइट, तो प्रोग्राम को कंक्लूड कर रहे हैं। कोई बात रह गई हो आप और कह लीजिए। एक बात रह गई, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति विशेष का विरोध करना उचित नहीं है। जिस तरीके से वसुंधरा जी ने अपने व्यक्तित्व को, मतलब व्यक्तित्व प्रतिष्ठा को न समझते हुए भी हर प्रोग्राम में जाकर के राष्ट्रीय नेताओं से मिलने की, शक्ल दिखाने की, हाथ मिलाने की, आंख मिलाने की, नजर मिलाने की कोशिश की है, वो वसुंधरा के लिए तो उचित है ही नहीं, पर उनके प्रति जो रिजल्ट आया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उचित नहीं है। राइट, तो आपने सुना राजनीति के चाणक्य पूर्व मंत्री चंद्रजीत सिंघवी को सियासी चाल भूचाल में। सिंघवी साहब, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो धन्यवाद। आप सच्चाई उगलवाते रहिए और आपकी सच्चाई उगलती रहेगी। गुड, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। आपने जाना सुना किस तरह की राजनीतिक पैंतरेबाजी है, क्या कुछ चल रहा है, अंदर खाने किस तरह की गणित है, और राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं के क्या हालचाल है। आपने हमारा कार्यक्रम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।